WWE के अंदर से भी कोई मेरी वीडियोस को देख रहा है क्या? मैंने बोला था यार ये अगर सेथ रॉलिंस की एक डेडिकेटेड वीडियो निकाल दे रेफरी वाली तो मजा आ जाएगा। और WWE ने उसका पीओवी शेयर किया है। ऐसा नहीं था कि वो समर स्लैम के टाइम पे ही था, सिर्फ WWE ने उसकी सोशल मीडिया पे भी क्लिप डाली है और इसमें सेथ रॉलिंस जितने मजे ले रहे हैं पूरे मैच में, वो बात अलग है कि मैच के बाद उनसे ही मजे ले लिए जाते हैं। ड्रू को बोलते हैं कि यार थोड़ा जोर से नहीं मारा तूने, कभी कह रहे हैं मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, फिर ओवरहेड सुप्लेक्स मार के जब वो पिन करते हैं तो सेथ रॉलिंस कहता है आज तक वैसे भी कौन सा कभी इस पे तूने मैच जीता है जो मेरे पे इतना ज्यादा भड़क रहा है, तो अगर मैंने पिनफॉल सही से नहीं भी किया। तो सेथ रॉलिंस का यहाँ पर तो मस्ती मजाक वाला माहौल चल रहा था और मुझे लगता है कि ये गेस्ट रेफरी वाली चीज जो कैमरा उनके ऊपर लगाया ये सबसे बढ़िया वही था, क्योंकि विजुअल्स के मामले में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन जो सेथ रॉलिंस बातें बोल रहे हैं ना उससे ये क्लिप और भी ज्यादा फनी लग रही है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। समर स्लैम में जो रोमन रेंज का रिटर्न हुआ, मैंने अपने चैनल पर उससे पहले भी जो वीडियोस बनाई, किसी भी वीडियो में मैंने आपसे ये कभी नहीं बोला कि रोमन रेंज कंफर्म आएंगे। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि WWE रिसेंटली अपने जो सरप्राइजेस हैं उसको छुपा के रखने में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है। इवन समर स्लैम जब चल भी रही थी तो उस दौरान भी कोई भी ऐसी फोटो या कोई भी ऐसा लीक या किसी भी एक सोर्स ने कंफर्म करके ये कभी नहीं बोला कि रोमन रेंज आज समर स्लैम में आने वाले हैं। कोई बैकस्टेज से कुछ भी नहीं आया। तो WWE ने चीजें ना बिल्कुल छुपा के रखी हुई थी और ये अच्छी बात भी है कि अब ऐसे सरप्राइजेस, मतलब चलो थोड़ी बहुत चीजें लीक हो जाती है, वो मजा आता है उससे फिर उस चीज को देखने में, क्योंकि फिर जो हमारी एक्साइटमेंट है उस पॉइंट पर उस चीज को देखने के लिए बढ़ जाती है। लेकिन जो ऐसे बड़े सरप्राइज हैं वो WWE छुपा के रखने में सक्सेसफुल हो पा रही है। जैसे रॉक के केस में देखा, सीएम पंक जैसा बड़ा रिटर्न WWE ने छुपा दिया, तो अब शायद ट्रिपल एच ने कुछ तो ऐसा काम किया है जो कि इस चीज में WWE के लिए हेल्प कर रहा है। बैश इन बर्लिन, आपको पता है WWE का नेक्स्ट शो होने वाला है 31 अगस्त को। अगर मैं हम लोगों के लिए जो हम इंडिया से देखने वाले हैं या फिर हमारे नेबर कंट्री से जहाँ पर जो टाइम जोन है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो भाई हमारे लिए रात को 12:30 बजे होने वाला है। इसका मतलब कि 12:30 से चलते चलते ये 3:30-4 बजे तक तो जाएगा ही। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि वो रिव्यू वीडियो भी बनानी पड़ेगी, मतलब रात में होने वाला है सारा काम। तो एक WWE फैन का जो अल्टीमेट टेस्ट है वो होगा। रैंडी ओर्टन और गुंथर का मैच ऑफिशियल हो चुका है पहला। अब इस मैच में क्या होने वाला है और ये रैंडी ओर्टन और जॉन सीना के एंगल की तरफ भी किस तरीके से जा सकता है, स्पॉटिफाई के ऊपर कल ही आ चुका है डेडिकेटेड एपिसोड कि क्या रैंडी ओर्टन चैंपियन बनने वाले हैं। तो उसको जाके आप लोग डिस्क्रिप्शन से सुन सकते हो, मजा आएगा आपको 20 मिनट आराम से देखने में। लोगन पॉल के शो पर, इम्पल्सिव पर, पॉडकास्ट पर अंडरटेकर आए थे और अब कोई ये सवाल नहीं उठा सकता जो बात अंडरटेकर ने लोगन पॉल के यूएस चैंपियनशिप रन के बारे में बोल दी। उन्होंने बोला कि तुमने उस टाइटल को मीनिंगफुल बना दिया है, तुम जैसे जैसे उसे अलग अलग प्लेसेस पर लेके गए हो उस चीज ने WWE को बेनिफिट किया है। और पता नहीं मैंने बहुत इंटेलिजेंट बात बोली थी उस टाइम पे या फिर ऑब्वियस बात थी। जब लोगन पॉल टाइटल जीते भी नहीं थे, मैंने बोला था कि लोगन पॉल जितना सोशल मीडिया पर भटकते हैं, जितना वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, हर बार उस चैंपियनशिप को वो अपने कंधों पर लेके जाएंगे और इससे WWE को बेनिफिट हो सकता है। और वही चीज हमने देखी भी, भले ही उन्होंने टाइटल डिफेंसेस कम किए या फिर जो भी था, एटलीस्ट लोगन पॉल की वजह से बिग नंबर्स में ऐसे फैंस होंगे जिसने WWE को देखना शुरू किया। तो अंडरटेकर ने बोल दिया, तो इससे ज्यादा तो मुझे लगता नहीं किसी और चीज की वैलिडेशन की खुद भी जरूरत पड़ेगी लोगन पॉल को। और अंडरटेकर ने खुद के बारे में बोला क्या, भाई अंडरटेकर दोबारा से एक और मैच कर सकते हैं। अभी इससे पहले कि आप इस चीज के ऊपर जंप करो कि दोबारा से, तो अंडरटेकर का कहना यह है कि जब भी अभी वो WWE में बैक से जाते हैं उनको दिमाग में चलता है कि यार ऐसा लगता है कि एक और मैच उनके अंदर बाकी है। और अगर अंडरटेकर ये बात को बोल रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि हमें से किसी को सवाल उठाना चाहिए कि दोबारा से बंदा क्यों रेसल कर रहा है, क्योंकि अंडरटेकर इतना बढ़िया करियर है, कुछ सोच रहे हैं तो बढ़िया ही सोचा होगा। मैं तो कह रहा हूँ अंडरटेकर की इतनी रिस्पेक्ट है कि रिंग में जाके मैच के नाम पे तौबा तौबा भी करके वो चले जाएं तो मैं बोलूँगा वाह भाई क्या बढ़िया रेसलिंग कर दी अंडरटेकर ने। अंडरटेकर करने ही वाले ऐसा, लेकिन उनको पता है कि अपना एक लास्ट मैच अगर वो और देख रहे हैं तो फिर उसको किस तरीके से अपने इस बढ़िया लेजेंडरी आइकॉनिक करियर को एंड करना है। पता नहीं अभी तो क्या सोच रहे हैं या क्या है, लेकिन अभी जस्ट ये अंडरटेकर के दिमाग में थॉट है। तो कहीं ना कहीं जितनी पावर रहती है उनके पास WWE में, शायद वो इसको एग्जीक्यूट भी कर देंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रॉन्सन रीड के बारे में। तो भाई साहब ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को इतनी बुरी तरीके से क्यों बजाया? कल वाली वीडियो में मैंने ब्रॉन्सन रीड को ब्रॉन्समैन बोल दिया, भाई मेरी जगह भी आके देखो। 3 वीडियोस बना लेता हूँ दिन में, जो कि आधे घंटे का तो सिर्फ बोलने का ही टाइम है, फिर पॉडकास्ट 20-25 मिनट का, तो 1 घंटे के आसपास का कंटेंट है, फिर उसको प्रोसेस करके आपको लेके भी आना है। तो दिमाग में हो जाती है भाई, कई बार खिचड़ी पक जाती है जब बहुत सारी वीडियोस होती है। लेकिन ब्रॉन्सन रीड के बारे में बात यह है कि ब्रॉन्सन रीड ने यह बोला कि मैंने सेथ रॉलिंस को क्यों मारा। एक्सप्लेनेशन यह है कि भाई मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं इस बिजनेस में बेस्ट हूं, और एक तरीके से अपनी स्टेटमेंट देने के लिए ब्रॉन्सन रीड ने यह काम किया है। इसके पीछे ऐसा कुछ रीजन नहीं कि उनको सेथ रॉलिंस को ही टारगेट करना था, ये उनकी बातों से नहीं पता चला। शाम वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था सेथ रॉलिंस का स्टेटस अभी आगे के लिए क्या रहने वाला है, बट ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस की फ्यूड तो यहां से शुरू हो रही है, क्योंकि सेथ रॉलिंस अब इतना बाजा बजाने के बाद ब्रॉन्सन रीड को ऐसे तो नहीं छोड़ने
वाले। जजमेंट डे अब एक नई तरीके से उभर के सामने आ रही है और फिन बैलर ने कोलैबोरेटिव पोस्ट करी है जहां पे वो लिखते हैं नो ईगोज नो लीडर्स। जजमेंट डे की जो शुरुआत ही इस तरीके से हुई थी, यानी कि सारे बंदे अब फिर से उस पॉइंट पे आ चुके हैं कि कोई बंदा नेता नहीं बनने वाला है यहाँ पे। और आर्ट्रुथ आ सकते हैं क्या दोबारा से जजमेंट डे में, क्योंकि इसी पोस्ट के नीचे आर्ट्रुथ ने वो आई वाली देखने वाली इमोजी को पोस्ट किया हुआ है। तो आर्ट्रुथ का फिर से एडिशन इस जजमेंट डे को दोबारा से बढ़िया बना सकता है, क्योंकि मेरे को याद है जजमेंट डे को एक पॉइंट पर जब रिया रिप्ली और डेमन प्रीस्ट का स्टॉक इतना हाई नहीं चल रहा था तो लोग इसलिए देख रहे थे क्योंकि वहां पर आर्ट्रुथ इन्वॉल्व थे और वो जिस तरीके से कॉमेडी वहां पे कर रहे थे इतने सीरियस बिजनेस के अंदर, उसको देखने में मजा आ रहा था। तो शायद WWE हो सकता है इस वाले एक्सपेरिमेंट को दोबारा से कर ले। कोडी रोड्स ही अकेले वो सुपरस्टार बचे हैं जो कि रेसलमेनिया से इस पॉइंट पर चैंपियन है। इस ग्राफिक में आप देख सकते हो सैमी ज़ेन, लोगन पॉल, बेली, रिया रिप्ली, इसके साथ साथ ऑसम ट्रुथ और ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी, सबके पास से चैंपियनशिप जा चुकी है, लेकिन कोडी रोड्स ही वो नेम है। अभी एक प्रिडिक्शन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो कि आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया तक भी कोडी रोड्स के पास से चैंपियनशिप रहने वाली है। अब लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि इतना लंबा रोमन रेंस के टाइटल रेन को उन्होंने तोड़ा है तो WWE एक साल तो शायद एटलीस्ट उनको चैंपियन रखेगी, तो इस हिसाब से शायद फिर इस बात के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। लेकिन कभी भी ट्रिपल एच चीजों को ऑब्वियस नहीं होने देते, तो फिर इस चीज के ऊपर भी पूरा भरोसा करके नहीं बैठ सकते। रोमन रेंस अब एक नए जूते वाला कुछ कल्चर लेके आने वाले हैं WWE में। वैसे अभी काफी ज्यादा बढ़ रहा है स्नीकर वाला, आपको पता है वर्ल्ड वाइड ही लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं स्नीकर्स को पहनना। तो GQ ने इस बात को कंफर्म किया कि ब्लड लाइन एडिशन वाले जो बहुत सारी रेंज है वो आने वाली है WWE में। बेसिकली उनको सपोर्ट करेंगे ये ब्लड लाइन के मेंबर्स, और इससे ये भी पता चलता है कि ब्लड लाइन भी बहुत जल्दी WWE में अपना फिर से डोमिनेशन दिखाने वाली है। वैसे समर स्लैम में रोमन रेंस ने जो जूते पहने, क्या आप चाहते हो कि मैं उसकी वीडियो लेके आऊँ आपके लिए? हाँ जरूर लेके आ रहा हूँ। जब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आई थी तब भी पूछा था मैंने 30,000 लाइक्स कर दो, बना दूंगा वीडियो। उस पर लाइक्स आए 30,000, जो एक्चुअल वीडियो बनाए उस पर 90,000। धन्य हो यार मेरी ऐसी ऑडियंस के लिए, यार क्या बात है। अरे बंद कर दे भाई ड्रू मैकिंटायर CM पंक के पीछे इस तरीके से पड़ना, वो बंदा कहीं कुछ गलत काम ना कर ले अपने साथ। अब क्या किया उन्होंने सोशल मीडिया पे, इस फोटो को उन्होंने पोस्ट किया। यहाँ पे एथलीट के पास बहुत सारे मेडल्स हैं और वो लिखते हैं कि अगर CM पंक के साथ वो करना एक्सपोर्ट होता तो मैं क्या होता। तो यानी कि वो ये होता है कि उनके पास भी इतने सारे मेडल्स होते। बेसिकली वो इस बात के लिए फ्लेक्स कर रहे हैं कि कितनी बार मैंने CM पंक के साथ जो है तबाही ले आई है उसके लिए, और उसके लिए तो इतने सारे मेडल्स उनके पास होते अभी अगर ये ओलंपिक में एक्सपोर्ट होता। तो ये ड्रू मैकिंटायर को जो स्लैमी अवार्ड में सोशल मीडिया वाला अवार्ड मिला था वो ऐसे नहीं मिला था। मैं कह रहा हूँ ना भाई, पता नहीं कौन किस तरीके से ड्रू मैकिंटायर को चला रहा है, फिर ये उनका खुद का क्रिएटिव दिमाग है जो कि सोशल मीडिया वाले उनके कैरेक्टर के लिए तो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। अभी NXT और AEW फिर से हेड टू हेड जाने वाले हैं। तो जो NXT है उसका नेटवर्क चेंज होने वाला है, CW नेटवर्क के ऊपर ही आ जाएगा। और जो पहले 2 शो होने वाले हैं NXT के वो होंगे, एक तो 1 अक्टूबर से और एक होगा फिर उसके बाद 8 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर का जो शो है उसमें आएंगे CM पंक और जो 8 अक्टूबर का शो है उसमें आएंगे रैंडी ओर्टन। और 8 अक्टूबर ही वो डेट है जब हेड टू हेड जाएंगे NXT और AEW का शो। तो इसलिए लोग कह रहे हैं भाई देखो WWE ने यहाँ पे भी नहीं छोड़ा, इस बहाने उन्होंने लगा दिया कि चलो CM पंक आ गए उसके बाद रैंडी ओर्टन आ गए। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब रेयरली कभी NXT और AEW के शो आपस में कंपीट कर रहे हैं तो WWE ये चाहेगी भाई किसी भी मामले में हम क्यों ही जो है इनसे पीछे रहें। वैसे तो NXT के रीसेंट नंबर्स बहुत अच्छे हैं AEW के कंपैरिजन में, तो वैसे भी ऐसा कुछ जरूरत ही नहीं। लेकिन ये वो टाइम होगा जब दोबारा से आप AEW वर्सेस WWE होते हुए थोड़ा सा ज्यादा सुन लोगे, पहले के जितना तो नहीं, लेकिन क्योंकि अब इसकी हाइप जो काफी कम सी हो गई है। एक WWE चेंज करने को देख रही है मंडे नाइट रॉ के लिए कि वो पहले ही मंडे नाइट रॉ के शो को टेप कर ले संडे को। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो जिसको बातें सुन के समझ में आया तो बताना। आप ये ट्वीट देख सकते हो। न्यू फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि सुपरस्टार्स टैलेंट को थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा कि WWE टेप कर लेगी संडे को ही मंडे नाइट रॉ को इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद, ताकि वो जो आने जाने में एकदम से, क्योंकि भाई पूरे 24 घंटे दिमाग बंदा कैसे चला सकता है अपना, इवन को रेस्ट भी चाहिए होता है, परफॉर्म भी करना होता है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ WWE जा रही है। अब ये क्या प्रीमियम लाइव इवेंट होने के बाद वहीं पे उसको टेप कर देंगे या कैसे होगा ये मेरे को थोड़ा सा भी कंफ्यूज, या तो मुझे लग रहा बहुत ऑब्वियस बात है, मेरे ही पल्ले नहीं पड़ रही। किसी को समझ आ रही हो तो भाई बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। हम बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई अपने बीस्ट इनकार्नेट का नया लुक, या बोल सकते हो पुराना वाला लुक फिर से आ चुका है। आप उनकी डॉटर के साथ उनको देख सकते हो रिसेंटली, वो भी काफी सारी हेडलाइंस में आ रही है। और यहाँ पे जो बियर्ड है ब्रॉक लेसनर की वो जा चुकी है। अब इससे तो हम सीधा यही दिमाग लगाएंगे भाई अब जब ब्रॉक लेसनर आ रहा है तो इसका मतलब कि ब्रॉक लेसनर पुराने वाले बीस्ट वाले रूप में आएगा, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक हुआ करता था। क्योंकि भले ही बियर्ड वाला ब्रॉक लेसनर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ज्यादा खतरनाक दिखता हो, लेकिन उनकी बुकिंग उस टाइम में वैसी तो नहीं थी जैसे वो पहले वाले ब्रॉक लेसनर की थी। लेकिन मैं आपको यही बताया था कि 2022 में भी ब्रॉक लेसनर की एक फोटो आई थी जिसमें उनकी बियर्ड नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब वो आए थे WWE में दोबारा, कोडी रोड्स वाला जो उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया था और
उससे पहले भी ओमोस के साथ जो किया था उसमें उनके पास दोबारा से बियर्ड थी। तो पोनी टेल क्योंकि इसमें दिख नहीं रही तो कह नहीं सकता कि क्या उनका लुक ये चेंज है या फिर नहीं, लेकिन दाढ़ी तो कटवा ली है। वैसे दाढ़ी भी वो रेयरली ही कटवाते हैं, अभी तो कुछ बैक स्टेज डिटेल आई भी नहीं है। और जैसे मैंने आपको बोला भी है, WWE आजकल बहुत ज़्यादा बढ़िया है इस मामले में कि भाई हम जो है चीज़ों को छुपा के रखेंगे, तो फिर ज़्यादा इसके ऊपर फिर वैसे भी कमेंट कर नहीं सकते। बस जो रूमर्स हैं उन्हीं के ऊपर थोड़ी सी हम जो है बातें लड़ा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड लाइन के स्मैकडाउन में धमाका करने के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ से पहले ही हमको ये पता चला WWE की तरफ से कि एडम पियर्स और निक ऑल्डिस के बीच बात हुई है, एक डील हुई है, जिसकी वजह से ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी अब जो है मंडे नाइट रॉ के ऊपर कंपीट कर पाए, क्योंकि वैसे वो स्मैकडाउन के सुपरस्टार है। तो इसके बाद अब स्पेकुलेशन अजम्पशन ये शुरू हो चुकी है कि WWE ने जो डील करी है, इस डील के बदले में जो चीज होने वाली है, स्मैकडाउन को जो मिलने वाले हैं सुपरस्टार, शायद अब तक आपने आइडिया लगा लिया होगा, वो है सैमी ज़ेन और जे ऊसो। अभी आप सैमी ज़ेन और जे ऊसो को ज्यादा टेलीविजन पर एक साथ फीचर होते हुए देख रहे हो। इवन उन्होंने जजमेंट डे के पास से जाके चैंपियनशिप जीतने की भी बात करी, जो कि फिर एक रीजन बनेगा कि सैमी ज़ेन और जे ऊसो तो बिल्कुल यारी दोस्ती में है। और उधर से क्योंकि जे ऊसो तो डायरेक्टली आपको पता है ब्लड लाइन के साथ थोड़ी गड़बड़ कर दी थी उन्होंने स्टोर लाइन में, मतलब उनके बीच गड़बड़ हो गई थी। हालांकि उन्होंने इंटरव्यूज के अंदर ये सीधा बोला है कि वो दोबारा से रोमन रेंज की ब्लड लाइन के साथ आना चाहेंगे, लेकिन स्टोरी वाइज WWE अलग करती है। तो अब सैमी ज़ेन का वहां रोमन रेंज से इस तरीके से कनेक्शन बन जाएगा, वो ब्रिज बन जाएगा, फिर जे ऊसो और रोमन रेंज भी आपस में आ जाएंगे, एंड देन वो जो ब्लड लाइन का फॉर्मेशन है, जो रियूनियन है, वो ओजी वाली ब्लड लाइन जिसे बोलते हैं, सैमी ज़ेन वाली ब्लड लाइन भी जो रही है, क्योंकि वो ब्लड लाइन है जिसको आज भी लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा ब्लड लाइन के दौर में एंटरटेनिंग फेस था। तो ये WWE कर लेगी और रोमन रेंज को भी अपने जो गैंग की जरूरत है वो साथ में आ जाएंगे, और उसके बाद जो ब्लड लाइन की स्टोरी है वो एक बार फिर से तैयार हो जाएगी फैमिलीज को फीड करने के लिए। ओवरऑल जो पीक ब्लड लाइन का सिनेमा है वो फिर से शुरू हो जाएगा ऑन स्मैकडाउन। अभी तो रोमन रेंज भी आने वाले हैं स्मैकडाउन में, तो बहुत कुछ एक्साइटिंग चीजें होंगी और एक्साइटिंग सारा कंटेंट चैनल पे भी है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। आजकल तो हर जगह पे कंटेंट मिल रहा है, तो हर जगह पे आप फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।